अब मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर मैं फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करूँ, जब फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जब आपकी लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल और एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करूं तो एक्सएल भी डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करूं तो एक्सी इंक्रीज होगा। इसका मतलब अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से छोटी है तो कौन डोमिनेट कर रहा है दोनों में, एक्सएल या एससी? एक्सेल। एक्सी 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 देखिए बढ़ रहा है और एक्सएल कम हो रहा है। ठीक है, अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, एक्सी विल बी ग्रेटर देन एक्सएल। दैट मीन्स पावर फैक्टर इज लीडिंग। थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, डायरेक्ट आएगा। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी है तो सर्किट कैसा होगा, चार ऑप्शन, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। कौन सा आंसर होगा, आरसी सर्किट, खत्म। क्लियर है? अब नेक्स्ट पे आते हैं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो एक्सएल भी इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो एक्सए डिक्रीज होगा। अब कौन डोमिनेट करेगा दोनों में, एक्सएल। अगर एक्सएल डोमिनेट कर रहा है इसका मतलब पावर फैक्टर कैसा होगा, लैगिंग। ठीक है, इंडक्टर के केस में हमेशा पावर फैक्टर लैगिंग आता है, तो यहाँ पे आपने कहा कि पावर फैक्टर कैसा होगा, लैगिंग होगा। अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सए होगा, ये कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के। और जैसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। एम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे ही एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। तो ये जो इम्पिडेंस की वैल्यू है, ये इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, इम्पिडेंस की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज। डिक्रीज। इम्पिडेंस में पहले कुछ ऐड हो रहा था रेजिस्टेंस में, और जैसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में पहुंचे तो जो ऐड हो रहा था वही जीरो हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ आर बचा। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में जो इम्पिडेंस है वो क्या है, मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम। मिनिमम। तो रेजोनेंट कंडीशन पे जो आपकी इम्पिडेंस है जेड इज इक्वल टू आर, ये क्या मिनिमम है। तो करंट आपकी कौन सी फ्लो करेगी, मिनिमम की मैक्सिमम, क्योंकि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पिडेंस होता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम। ठीक है, तो याद रखना है कि रेजोनेंट कंडीशन पे जो करंट फ्लो होता है सीरीज आरएलसी सर्किट में, वो क्या होता है, मैक्सिमम। डिम्पी, मीनाक्षी, मोहिनी, हरित, वीडियो ऑन करके बैठिए। क्लियर है? अब यहाँ पे ग्राफ आता है सीरीज आरएलसी सर्किट में करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में, क्योंकि अभी आपने देखा कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूँ तो एक्सएल और एक्सी ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, और एक्सएल एक्सी चेंज होगा तो आपका इंपिडेंस की वैल्यू चेंज होगी। जब फ्रीक्वेंसी एफ नॉट के इक्वल होता है तो इंपिडेंस आपका क्या होता है, मिनिमम होता है। इंपिडेंस मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के अलावा कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी तो इंपिडेंस की वैल्यू तो आर से बड़ी होगी ना, क्योंकि आर में कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, तो आर से बड़ी होगी तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम से छोटी होगी, तो आपने कहा कि ये ग्राफ बनता है। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपको मैक्सिमम करंट मिलता है वो आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है। और ये इसको आपने आई नॉट मान लिया, आई नॉट का 70%, मतलब कि I0/√2। इस वैल्यू पे जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, F1 और F2। ठीक, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है F2 - F1, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है F2 - F1, इसको कहते हैं बैंडविथ। ठीक है, बैंडविथ क्या है, F2 - F1, वेयर F1 एंड F2 इज बैंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट पॉइंट, जो सीरीज आरएलसी सर्किट होता है, याद रखना, लिखते जाइएगा बस आंख बंद करके। जो सीरीज आरएलसी सर्किट होता है वो बैंड पास फिल्टर की तरह एक्ट करता है। मतलब कि सीरीज आरएलसी सर्किट का एप्लीकेशन क्या है, तो आप लोग कहेंगे बैंड पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर हम लोग डिफाइन करते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविथ। ये थियोरी के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं बैंडविथ को इंक्रीज करूं तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज।
तो क्वालिटी फैक्टर किसका सबसे ज़्यादा अच्छा होगा? जिसका बैंडविड्थ सबसे कम होगा। बैंडविड्थ कम होगा इसका मतलब ये जितनी विड्थ इसकी नैरो होती जाएगी, ये विड्थ जितनी नैरो होती जाएगी, क्वालिटी फैक्टर उतना ही इम्प्रूव होता जाएगा। ये सब थियरी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखते रहिए। क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, हेंस मिनिमम द बैंडविड्थ, मैक्सिमम विल बी द क्वालिटी फैक्टर। लास्ट पार्ट, 2 इज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर के कॉ फॉर्मूला वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर डिवाइडेड बाई टोटल वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर डिवाइडेड बाई टोटल वोल्टेज। इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/r अंडर रूट एल अपॉन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आए हैं क्वालिटी फैक्टर से रिलेटेड। और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना और कुछ नहीं। चलिए शीट के क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। एसी में जो भी क्वेश्चन करेंगे हमेशा आरएमएस वैल्यू लेके करेंगे, ध्यान रखिएगा। और साइनसॉइडल फंक्शन की आरएमएस वैल्यू क्या होती है? वीएम डिवाइडेड बाई रूट टू, मैक्सिमम डिवाइडेड बाई रूट टू। ठीक है। और जैसे हम लोग ओम्स लॉ वगैरह लगाते रहते हैं डीसी सर्किट में, वैसे यहाँ पे भी लगाना है आपको। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, द मीन वैल्यू ऑफ द करंट फॉर अ हाफ साइकिल करंट वेरिएशन शोन बाय द। मीन का मतलब क्या हुआ? एवरेज। ठीक है, एवरेज का मैंने क्या बताया था? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही करते हैं ना? हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स ऐड करते हैं डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो ऊपर जो ऐड करते हैं इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल तो यही होगी ना? इसका एरिया कितना है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है? t/2 इंटू हाइट कितनी है? I0 डिवाइडेड बाई लेंथ, मतलब कि टाइम पीरियड कितना है? t/2 ना। तो t/2 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा? I0/2। आया समझ में? फॉर्मूला क्या कहता है? अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है ग्राफ देखकर, ठीक है, तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। तो पूरे टाइम पीरियड के लिए अगर मैं एवरेज वैल्यू निकालूं तब तो जीरो आ जाएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव एरिया और नीचे वाले एरिया माइनस, दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा। इसलिए सिमेट्रिकल वेव के लिए हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। इसमें लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में कि हाफ साइकिल के लिए निकालना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नोट कर लिया? हम्म। अब ये दिया हुआ है 110 वोल्ट डीसी हीटर इज एन एसी सोर्स। एक हीटर है डीसी हीटर, उसको हम लोग एसी सोर्स के अक्रॉस लगाते हैं।
मैं हीटर दुकान से लेकर आया, उसने कहा ये भैया डीसी हीटर है, ठीक है, लेकिन उसको मैंने किसके अक्रॉस लगा दिया, एसी के अक्रॉस लगा दिया। सच दैट हीट प्रोड्यूस सेम दैट एज प्रोड्यूसेस इन कनेक्टेड टू द 110 वोल्ट डीसी। अगर मैं इसको 10 वोल्ट डीसी के अक्रॉस लगाता तो सेम हीट प्रोड्यूस करता जितना एसी कर रहा है, ठीक है, इन द सेम टाइम इंटरवल। व्हाट वुड बी द आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये तो डेफिनेशन है आरएमएस की, कि जिस पर्टिकुलर डीसी वोल्टेज पे सेम हीट जनरेट करे जो कि एसी कर रहा था, वही डीसी वोल्टेज क्या होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी क्वांटिटी। तो कितना हो जाएगा आंसर, 110 वोल्ट। बताया था ना डेफिनेशन कल, ये डेफिनेशन कोई अलग सेंटेंस में अलग तरीके से बोल रहा है। अब देखिए, देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द इंडक्टिव सर्किट, किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर द सर्किट विल बी। सप्लाई वोल्टेज आपने दिया हुआ है, तो आपसे बोला कि केवीएल अप्लाई करो, ये बोल रहा है, केवीएल अप्लाई करना है इसके अक्रॉस। तो अगर मैं केवीएल अप्लाई करूंगा तो क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7 में बताइए बताइए। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको पॉजिटिव टर्मिनल मानता हूँ, ये सोर्स है ना, तो सोर्स को पॉजिटिव मानूंगा तो करंट ऐसे जाएगा। तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, वो करंट को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। तो करंट को अपोज करेगा तो बैटरी कुछ ऐसा बना देगा अपने अंदर। अब बैटरी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एल डी आई वो डी टी होता है मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन तो माइनस साइन होता है। मैंने क्या बोला, हमेशा मैग्नीट्यूड लिखे और डायरेक्शन अपने हिसाब से बना दीजिए क्वेश्चन के हिसाब से। तो आपने कहा, अब यहाँ से एक लूप में चलिए, माइनस से प्लस, प्लस वी, फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े तो प्लस से माइनस, तो माइनस एल डी आई ओवर डी टी। लूप के लिए तो जीरो होता है ना पोटेंशियल ड्रॉप, तो वी इज इक्वल टू क्या आ गया, एल डी आई ओवर डी टी, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है कुछ। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे कि मैंने कहा आई इज इक्वल टू, आपको लिखा हुआ है 2 + 3 sin ω t + 4 cos ω t, और आपसे बोल दिया कि व्हाट इज द इफेक्टिव करंट या व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। दोनों का मतलब एक होता है, मैं आई इफेक्टिव लिखूं या आई आरएमएस लिखूं, दोनों का मतलब एक है, पहला पॉइंट। और दूसरा, अगर मेरे को आई आरएमएस लिखना है तो इस फॉर्मूले को एक तरीके से याद रखिएगा, ये तो डीसी है तो 2 का स्क्वायर 3 sin ω t, साइन का फंक्शन का आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम डिवाइडेड बाई √2, मतलब कि 3/√2 का होल स्क्वायर +4/√2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट ने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, तो इसको जनरलाइज ये क्वेश्चन ही लिख लीजिए और नीचे लिख लीजिए आई आर एम एस, एक तरीके से फॉर्मूला हो जाएगा ये आपका, जनरलाइज फॉर्मूला लिखवा दिया। क्लियर है, चलिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 को रीड कीजिए, देखिए क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपने एक कॉइल लिया एंड अ बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ 12 वोल्ट डायरेक्ट करंट, ठीक है, मतलब कि आरएल सर्किट, कॉइल का मतलब इंडक्टर, ठीक है, और बल्ब का मतलब रेजिस्टेंस, याद रखिएगा बल्ब का मतलब रेजिस्टेंस होता है। तो आपने थर्ड। कहा ये आरएल थर्ड, अच्छा देखते हैं, ये है।
अब सॉफ्ट आयरन कोर इज नाउ इंसर्टेड इन द कॉइल। ये डीसी सोर्स के अक्रॉस लगाया, आपने कहा एक बैटरी है। अगर डीसी सोर्स की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? डीसी की फ्रिक्वेंसी भावना, मीनाक्षी क्या होती है डीसी सोर्स की फ्रिक्वेंसी? 0। याद रखिएगा, डीसी सोर्स की फ्रिक्वेंसी 0, टाइम पीरियड इंफिनिटी। ठीक है। अब एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल। एफ का मतलब सप्लाई फ्रिक्वेंसी। अगर डीसी सोर्स है तो सप्लाई फ्रिक्वेंसी कितनी है? 0, तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अगर एक्सएल इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब इंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा है? इंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना आ गया? रिएक्टेंस 0 आ गया ना, एक्सएल 0 आ गया। एक्सएल 0 आ गया, इसका मतलब ये सिंपल एक वायर की तरह बिहेव कर रहा है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है। तो ये सर्किट कैसा हो गया? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है। तो जैसे ही आपने डीसी सोर्स के अक्रॉस लगाया, अब क्वेश्चन को पढ़िए। आरएल सर्किट को अगर मैं डीसी सोर्स के अक्रॉस लगाऊंगा तो वो कैसा बिहेव करेगा? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह ना। इंडक्टर का कोई मतलब नहीं है। अब मैं इंडक्टर में कुछ भी डाल दूं, सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल ही डाल दिया, उसको ऊपर से इंडक्टर लगा दिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? इंडक्टर का तो रोल है ही नहीं। अब रोल है ही नहीं तो क्या रहेगा? ठीक है। इंटेंसिटी वही बनी रहेगी जो पहले थी। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले क्या है? सीरीज आरएलसी सर्किट है, सबको दिया हुआ है, तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स ए को होल स्क्वायर। अब ये देखिए, ये आपको आर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है, इंडक्टर के अक्रॉस दिया, कैपेसिटर के अक्रॉस लिखा है। तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू, याद है अभी लिखा था हम लोगों ने, वी आर स्क्वायर वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूले पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सब। ये भी वही सेम क्वेश्चन है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में, इन द फॉलोइंग सर्किट द ईएमएफ ई नॉट इज 200 वोल्ट। सिंपल ईएमएफ दिया हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा वोल्टेज है? आरएमएस वोल्टेज। ठीक है। तो आपने कहा यहाँ पे आरएमएस वोल्टेज कितना दिया आपने? 200 वोल्ट। रेजिस्टेंस 20 ओम। एल की वैल्यू 0.1 हेनरी। और कैपेसिटेंस 10.6 फैराड। एंड द फ्रीक्वेंसी इज वेरिएबल, देन द करंट एट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को 0 कर दूंगा तो एक्सएल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्सी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। एक्सी अगर इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब ओपन सर्किट ना। ओपन सर्किट हो गया तो करंट फ्लो करेगा क्या सर्किट में? नहीं, तो करंट की वैल्यू 0 पहले केस में। करंट की वैल्यू फ्रीक्वेंसी 0 होगा तो पहले केस में करंट भी कितना होगा? 0 होगा। सेकंड केस फ्रीक्वेंसी को इन्फिनिटी कर दिया। फ्रीक्वेंसी को इन्फिनिटी करूंगा, फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी होगा तो एक्सएल भी इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। और फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी होगा तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। फिर से अब इंडक्टर ओपन सर्किट हो गया। इंडक्टर ओपन सर्किट हो गया तो अब तो फिर भी करंट नहीं फ्लो करेगा ना, जहां ओपन सर्किट होगा करंट नहीं फ्लो करने वाला है, क्योंकि तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों केस में क्या होगा? 0 0 4। आगे समझ में? चलिए। अब देखिए, इन सीरीज आरएलसी सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस एल एंड वोल्टेज अक्रॉस सी कितना होता है? कितना होता है? फटाफट बोलिए, अभी पढ़ चुके हैं। 180। और अभी लिखा था ना, ये आई है, ये वी आर है, ऊपर वी एल था, नीचे वी सी था।
तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री। वही तो पूछ रहा है। क्लियर है? चलिए। इस वाले में आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। यहाँ पे आपसे बोला था रीडिंग ऑफ द एमीटर, एमीटर की रीडिंग कितनी होगी। अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, 110 वोल्ट AC सोर्स है, एक्सएल भी दिया हुआ है, एक्सी भी दिया हुआ है। ठीक, रीडिंग ऑफ द एमीटर, मतलब कि सिंपल करंट ही निकालना है आपको। सर अब Z अगर फिर भी इक्वल्स टू आई जेड कर दो। आई जेड, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन जेड ना। तो वोल्टेज कितना है, 110, और जेड कितना होगा, √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सए का होल स्क्वायर। इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, तो वोल्ट मीटर है, एमीटर को भूल जाइए। तो ये तीनों सीरीज में हो गया ना, RLC, तो Z इज इक्वल टू निकाल लेंगे। और देखिए एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी दिया हुआ है, दोनों 2 हैं, तो सिंपल R हो जाएगा ना। और सिंपल R हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 110 डिवाइडेड बाई R 55, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, LRC की वैल्यू दी हुई है और तीनों सीरीज में है। आपसे पूछा गया रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ओमेगा बोल रहा है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC, और एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2π√LC। कोई चीज़ नहीं। तो यहाँ पे बस एल की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा रेडियन पर सेकंड में। अब देखिए, इन सीरीज RLC सर्किट वोल्टेज लीड्स द करंट, वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है, इसका मतलब करंट वोल्टेज को लैग कर रहा है ना। वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज आगे आगे चल रहा है, तो करंट तो लैग कर रहा है ना। मतलब कि सर्किट कैसा है, लैगिंग सर्किट है। लैगिंग सर्किट होगा तो इसका मतलब इंडक्टिव सर्किट होगा, Yes. इंडक्टिव सर्किट होगा इसका मतलब RL सर्किट होगा। तो अभी मैंने बताया था कि इंडक्टिव सर्किट के केस में ओमेगा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ओमेगा नॉट ना, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी से ज्यादा होता है फ्रिक्वेंसी, तभी तो एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी होता है। और एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी होगा तो सर्किट कैसा बिहेव करेगा, Inductive. इंडक्टिव। और इंडक्टिव का मतलब लैगिंग पावर फैक्टर। सेम जो ये पॉइंट लिखा है तो वही है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में इसने पूछा है, दूसरे तरीके से पूछा घुमा के। अभी लिखा था ना 3 पॉइंट, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट, और ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। वही एफ इज इक्वल टू एफ नॉट, एफ इज लेस देन एफ नॉट, और एफ इज ग्रेटर देन एफ नॉट। वही पॉइंट। क्लियर है? पावर फैक्टर ऑफ एन आइडियल चोक कॉइल, पावर फैक्टर आइडियल चोक कॉइल, R इज इक्वल टू 0। मतलब चोक कॉइल, कॉइल का मतलब होता है RL सर्किट, याद रखिएगा। कॉइल का मतलब RL सर्किट, लेकिन आइडियल क्या रहा है, इसका मतलब उसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर है, सिर्फ और सिर्फ प्योर इंडक्टर सर्किट होगा। तो उस केस में V और I के बीच में कितना एंगल होगा, 90. cos 90 की वैल्यू 0, खत्म। ठीक है। एट रेजोनेंस पावर फैक्टर ऑफ द LCR सर्किट इज Z इज इक्वल टू R हो जाता है ना, मतलब सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव का मतलब पावर फैक्टर इज यूनिटी। ठीक है। और एक चीज और, जो हम लोग पावर यहाँ पे डिफाइन करते हैं, पावर का जनरल फॉर्मूला है VI cos phi, where V is the RMS value, I is the RMS value and cos phi is the power factor। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। पावर इन AC सर्किट, और ये कौन सा पावर है, ये एवरेज पावर है कि RMS पावर है, एवरेज। ठीक है ना, ये एवरेज पावर है, एवरेज पावर।
देखिए अब ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज इज ये अक्रॉस रेजिस्टेंस आर, द एवरेज पावर डिसिपेटेड पर साइकिल इज। आपसे क्या बोला, एवरेज पावर निकालने, जनरल फॉर्मूला मेरे को पता है वी आई कॉस फाई। ठीक है, तो वी आई कॉस फाई लिखना है तो सबसे पहले प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में पावर फैक्टर कितना होता है, 1। तो हमने क्या लिखा, वी इंटू आई। ठीक, अब वी क्या होता है, आर एम एस वैल्यू। तो आर एम एस वैल्यू कितनी होगी, वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू ना, वी एम डिवाइडेड बाई रूट टू। वी एम कितना है, वी नॉट है। ठीक है, वी एम डिवाइडेड बाई रूट टू इंटू आई। आई का मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है, वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू। हमेशा आर एम एस लेना है, याद रखिएगा, हमेशा आर एम एस वैल्यू डिवाइडेड बाई आर। तो ये कितना आ जाएगा पावर, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। ये रहा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, उसको लिख भी लीजिए। मैं भी और करवा रहा हूँ, 8-10 क्वेश्चन और करवा देता हूँ। नोट कर लिया। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज हाफ एल आई स्क्वायर। यही है ना। अब देख, इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को। क्वेश्चन नंबर 29 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कह रहा है कि ये ए पोजीशन पे स्विच लगा हुआ है फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब कि इस वाले सर्किट को ध्यान से देखिए, इस वाले सर्किट को, करंट तो ऐसे फ्लो करेगा ना इस सर्किट में। तो यहाँ पे इंडक्टर बहुत समय से लगा हुआ है इस सर्किट में। मतलब कि इंडक्टर के अक्रॉस करंट कितनी होगी, मैक्सिमम ना। अगर मैं हीटर को लगा दूं, पावर सप्लाई ऑन कर दूं, बहुत समय तक लगा हुआ है, तो 5 मिनट के बाद तो फुल्ली ग्लो कर रहा होगा ना। वो तो शुरुआत में धीरे धीरे टाइम लगता है, उसके बाद जब ग्लो करने लग जाता है तो ऐसे ही ग्लो करता रहता है। और जब पावर सप्लाई ऑफ करते हैं वो फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, लेकिन फिर से डिम होने लगता है धीरे धीरे। ठीक, तो यहाँ पे शुरुआत में अगर ये दिया हुआ है कि आपका क्या है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए लगा हुआ है, इसका मतलब इंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा होगा, शॉर्ट सर्किट के ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। कैपेसिटर शुरुआत में कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट। और स्टेडी स्टेट पे ओपन सर्किट। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा जब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे हैं। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो शुरुआत में कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है, आपका शॉर्ट सर्किट और बाद में ओपन सर्किट। और इंडक्टर, इंडक्टर में जैसे ही मैंने पावर सप्लाई ऑन किया तो ट्रांजिएंट स्टेट में जब करंट राइज होना स्टार्ट होता है तो उस समय इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। और स्टेडी स्टेट पे कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखें तो ये आपका स्विच लगा हुआ है फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कि स्टेडी स्टेट आ चुका है। लॉन्ग टाइम का मतलब ये हुआ, स्टेडी स्टेट आ चुका है तो इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट। अगर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा तो इस वाले सर्किट में सिर्फ और सिर्फ आर रेजिस्टेंस है ना, जो मैंने रेड से बनाया है। तो इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, करंट विल बी इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर। और ये करंट मैक्सिमम होगा ना। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट होता है तो मैक्सिमम करंट फ्लो करती है। और इंडक्टर गैप हो गया ना, पहले आर और एल दोनों थे, अब सिर्फ और सिर्फ आर है, तो इम्पिडेंस घटा तो करंट बढ़ा। ठीक, तो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है। तो एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी कितनी होगी इंडक्टर के पास, तो आपने कहा हाफ एल आई स्क्वायर। आई स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एनर्जी इन द इंडक्टर। अब जैसे ही इसको मैंने क्या किया, जैसे ही इसको मैं सेकंड वाले में लगा दूंगा, इस वाले में इस स्विच को मैंने यहाँ पे लगा दिया, इस स्विच को यहाँ पे लगाऊंगा तो ये सर्किट बन जाएगा ब्लू वाला। तो यहाँ पे इंडक्टर के पास जो एनर्जी होगी वो एनर्जी किसको देगा,
कैपेसिटर को। फिर आधे टाइम के बाद वो एनर्जी कौन किसको देगा? कैपेसिटर इंडक्टर को देगा। इसी को कहते हैं एलसी ऑसिलेशन। एक बार एनर्जी स्टोर कर इंडक्टर, इंडक्टर डिस्चार्ज करेगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। वो जैसे एनर्जी स्टोर करेगा, वो जब उसका पेट भर जाएगा तो फिर से एनर्जी किसको देगा? इंडक्टर को। फिर एनर्जी किसको मिल जाएगा? कैपेसिटर को। एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता रहता है इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर से इंडक्टर। इसे वो कहते हैं एलसी ऑसिलेशन। तो जितनी एनर्जी यहाँ पे इंडक्टर के पास होगी उतनी एनर्जी तो वो देगा कैपेसिटर को। अगर पूरी की पूरी एनर्जी कैपेसिटर को दे देगा तो आप क्या कहेंगे कि इसमें जो चार्ज आ रहा होगा वो भी तो मैक्सिमम आ रहा होगा। हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, हाफ हाफ कैंसिल हो गया तो क्यू मैक्स इज इक्वल टू निकाल सकता हूँ। क्यू मैक्स इज इक्वल टू एल सी अंडर रूट ई अपॉन आर। खत्म। ये रहा। ठीक है। एलसी ऑसिलेशन पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और एक लाइन का सोल्यूशन होता है। सिर्फ एनर्जी इन इंडक्टर और एनर्जी इन कैपेसिटर, बस इसके बारे में सोचना है। एलसी ऑसिलेशन के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए, ट्राई कीजिएगा क्लास के बाद। अब देखिए एसी सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस इन द करंट इज गिवन बाय द पावर डेसिपेटेड इन द इंस्ट्रूमेंट। तो पावर का फॉर्मूला तो मेरे को पता है, P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव। तो सबसे पहले V का मतलब आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10√2 डिवाइडेड बाई रूट टू, VM डिवाइडेड बाई रूट टू। आई आरएमएस कितना हो जाएगा? 2√2 डिवाइडेड बाई रूट टू। उसके बाद कॉस फाइव, कॉस फाइव निकालना पड़ेगा ना, पावर फैक्टर। और फाइव का मतलब क्या होता है? वोल्टेज, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज को आप ध्यान से देखें, V इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, इसका मतलब एंगल कितना? 0 डिग्री। तो V तो यही है ना। और उसके बाद आपका ये कितना है? कॉस ओमेगा टी। याद रखिएगा ये अगर साइन है तो इसको भी साइन में लिखना पड़ेगा। कॉस और साइन में क्या रिलेशन होता है? कॉस आपका साइन से 90 डिग्री लीड करता है। ठीक है। तो आपने इसको लिखा तो करंट क्या आ जाएगा? 90 डिग्री लीड आ जाएगा ना। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया? 90 आ गया। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो पावर की वैल्यू कितनी हो गई? 0। खत्म। आया समझ में? ये वाला क्वेश्चन भी कीजिएगा और इसमें कोशिश कीजिएगा ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए, tan फाइव इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर। इस वाले फॉर्मूले से ट्राई कीजिएगा इसको। अब थोड़ा क्वालिटी फैक्टर्स रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्ट करंट ऑफ 10 एम्पियर इज सुपर इम्पोज विद द दिस, मतलब कि 10 प्लस 40 कॉस ओमेगा टी। ये आपको आई दिया हुआ है तो आरएमएस वैल्यू पूछा गया। तो आरएमएस कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 40 डिवाइडेड बाई रूट टू का स्क्वायर अंडर रूट। जनरल फॉर्मूला। अब देखिए इन द गिवन सर्किट B1 एंड B2 आर द आइडेंटिकल। दोनों बल्ब्स आपके आइडेंटिकल हैं, दोनों बल्ब्स आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे अगर मैं C को देखूँ तो C इज इक्वल टू 600 माइक्रो फेरट। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, हाँ, चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। बोथ बल्ब्स हैव इक्वल ब्राइटनेस। नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे XC आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? XL आ रहा है। तो दोनों का इम्पिडेंस अलग अलग है ना। ऊपर वाले का इम्पिडेंस है Z1, नीचे वाले का इम्पिडेंस है Z2। इम्पिडेंस अलग अलग हो तो करंट भी तो अलग अलग जाएगा। करंट अलग अलग जाएगा तो आई स्क्वायर आर भी तो अलग अलग होगा। तो मतलब कि पहला वाला तो होगा नहीं। ठीक। अब दूसरा आते हैं, B2 विल बी ब्राइटर देन B1।
ये भी नहीं कह सकता क्योंकि मेरे को एक्सेल और एक्सी के बारे में कुछ नहीं पता कि एक्सेल बड़ा है कि एक्सी बड़ा है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड, एज फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करूं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या होता है, एक्सी की वैल्यू डिक्रीज होती है और एक्सेल बढ़ता है। ठीक है, अगर एक्सेल बढ़ेगा तो Z2 इज ग्रेटर देन Z1। अगर Z2 बड़ा होगा तो इसमें जो I2 करंट जा रहा होगा ऊपर में I1 करंट जा रहा होगा, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पीडेंस। इम्पीडेंस जितना ज़्यादा होगा करंट की वैल्यू उतनी ही कम होगी। किसमें करंट ज़्यादा जा रहा है, वन वाले में ना। वन वाले में करंट ज़्यादा आएगा तो V1 विल बी ब्राइटर देन V2। देखिए वही लिखा हुआ है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? अब देखते हैं क्वालिटी फैक्टर। अब ये सब आप कर सकते हैं। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये क्या है, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर। मैं बोला था ना फॉर्मूला लिखने के लिए, वही है। ये क्या है, एलसी ऑसिलेशन, जो भी ये क्वेश्चन करवाया था। किस केस में पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू सेम होती है, मतलब कि आरएमएस वी आर एम एस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम के इक्वल। किस केस में होता है, फॉर्मूला लिखा था किसी का? नहीं किया ना, तो उसको भी आपने ऐसे ही डाल दिया। मैंने बोला था हर एक का फॉर्मूला लिखने के लिए, दिया था शुरुआत में। वी आर एम एस वी एवरेज हर एक का लिखिएगा, साइनसॉइडल के लिए, हाफ वेव के लिए, फुल वेव के लिए, ट्राइंगुलर के लिए, स्क्वायर के लिए। याद आ रहा है कुछ? ये होता है डी का। ठीक है, अब एक बार आप सभी क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन हिंट दे दिए मैंने। ठीक है, अब क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद भी अगर होगा तो उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम पे देख लेंगे। ठीक है, वैसे भी डाउट डिस्कशन तो करना ही है सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। ठीक, तो तब तक कर लीजिए, और आप लोगों का उम्मीद है भाई अगस्त लास्ट तक की जाएगा। ठीक है, पेपर में भी लिखा हुआ है, एनटीए की साइट पे भी लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो रिलैक्स नहीं होना है, उसी फ्रिक्वेंसी में पढ़िए जिस फ्रिक्वेंसी में भी तो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चलिए कल, परसों परसों हम लोग इसी का आगे कंटिन्यू करते हैं। ईएम वेव्स की शीट और असाइनमेंट दोनों दे दूंगा आज मैं। ठीक है, उससे कर लीजिए, तो मंडे को ईएम वेव्स थियरी बता दूंगा। उसके बाद फटाफट हम लोग आ जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, वो खत्म करने के बाद फिर सेमीकंडक्टर डिवाइस नेक्स्ट वीक तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन एसी के बैठ कर आज ही कीजिए, कल नहीं, और अभी कीजिए, बाद में नहीं। आपने सिर्फ 85 मिनट पढ़ा है, 40 मिनट, जिसमें कोई थकावट नहीं हुई है। बैठ के लग जाइए क्वेश्चन करने में। ठीक है, सबसे पहले PYQ, उसके बाद सेक्शन है, सेक्शन बी। चलिए, Thank you, sir. वेलकम वेलकम।